Hello dear student, this is video number 2 ongoing chapter number 7, class 11 history. Now in the previous video we have discussed the introduction of this chapter. The chapter name is Changing Culture Traditional, chapter number 7, and also we discussed the major development between the 14th century to 17th century, especially in Europe and especially in the reference of Renaissance in Italy. Now in this video we have discussed what are the major factors that led to the revival of Italian cities. इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेटा, कौन से फैक्टर्स थे बेसिकली इन द इटली और द इटालियन सिटीज़ कि वहाँ पे ही आपको रिनेसांस देखने को मिला. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर आपने पढ़ा होगा बेटा इन योर बुक चैप्टर नंबर 3. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ टोटली 7th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हो गया था बेटा, देन आफ्टर दिस वहाँ पे पॉलिटिकली कोई एक मेजर इम्पैक्ट नहीं बना, कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया था. बेजेंटाइन एम्पायर था बेटा, बट इज़ नॉट बिकॉज दे फेवर ऑफ द क्रिश्चियनिटीज़. सो वहाँ पे पोप का इम्पैक्ट पड़ गया. सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाले चैप्टर में जब आपने पढ़ा बेटा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर एक नया रिलीजियस इमर्ज होता है. ठीक है. सो वो और जब इमर्ज हो जाएगा जेरूसलम्स को लेके बेटा, दैट इज़ द होली प्लेस. कुराडेस होते हैं बेटा, वॉर्स होते हैं. ठीक है. सो एक साइड यूरोप कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटीज़ प्रमोटेड हो रहा है बेटा, वो अपना इम्पैक्ट कर रहा है, और सेकंड साइड बेटा इस्लाम उसको फेस कर रहा है. So after the decline of Roman Empire, the towns of Italy which were the political and cultural center. अब देखो ये दोनों ही इटली के अंदर इटली क्या बन गया, मेजर एक पॉलिटिकल और एक कल्चरल सेंटर बन गया, वर फेल इनटू रून्स. ठीक है. रून्स होते हैं जो उसके बेटा अवशेष बचे रोमन एम्पायर के डिस्ट्रॉय होने के बाद, ये देयर विल बी द इमर्ज एज द इटली. आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वेस्टर्न यूरोप, देखिए ईस्टर्न यूरोप एंड द वेस्टर्न यूरोप, is Western Europe was the reconstruct by the feudal bonds and unified under the Latin Church. ठीक है. तो ये फ्यूडल सोसाइटीज हमने पढ़ा बेटा, फ्यूडल सिस्टम के तहत फ्यूड दैट मीन द ए पीस ऑफ लैंड. ठीक है. तो इनको बेटा अपनी तरह एक लेबर के तरह एज ए स्लेव इन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और चर्च से ये बॉन्डिंग में आ गए बेटा. सो ईस्टर्न यूरोप वेंट अंडर टू द रूल ऑफ, एंड अब देखिए वेस्टर्न यूरोप बेटा चर्च के अंडर चला गया, एंड ईस्टर्न यूरोप वेंट अंडर टू द रूल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर. ठीक है. एंड इस्लाम वाज द बिल्डिंग द कॉमन सोसाइटी फर्दर वेस्ट. और बेटा वेस्ट के अंदर एक इस्लाम अमर्ज द 7th सेंचुरी, प्रॉफिट मोहम्मद, देन द कैलिफास. ठीक है. सो वो यहाँ पे आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों को ही कंबाइन करके चल रहे हैं, उनके बाद की ये सिचुएशंस बता रहे बेटा. ठीक है. सो इस्लाम वाज द बिल्डिंग्स द कॉमन सोसाइटी फर्दर इन द वेस्ट. एट दिस टाइम इटली वॉज द वीक एंड फिगमेंट, और ये वो समय था जब इटली स्लोली वीक होने लगा बेटा. ऑल दिस द डेवलपमेंट हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ द इटालियन कल्चर. अब ये जब जो सिचुएशन था यूरोप का, एक साइड आप देखेंगे रोम या रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, न्यू रिलीजियस इमर्ज हो रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन था जहाँ पे एक इटालियन कल्चर रिवाइवल हुआ बेटा, अपने आप में वापस वो डेवलप हुआ. द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइवल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड बिटवीन द बेजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्री. फ्रॉम द 12th सेंचुरी द मंगोल्स स्टार्टेड. अब देखिए मंगोल्स चैप्टर हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस का नहीं है. आपका चैप्टर नंबर 5 जो है चंगेज़ खां वाला बेटा. ठीक है. नोमैडिक एम्पायर. सो मंगोल्स स्पेशली ये ट्राइब है बेटा. ठीक है. जो मंगोलिया कंट्री में रहते थे एंड लीड बाय द चंगेज़ खां, और वो उसने बेटा अटैक किया और ऑल ओवर द यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे या इन द टच ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो इसका भी इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा होता है बेटा. ठीक है. सो द मंगोल्स स्टार्ट द ट्रेडिंग विद द चाइना थ्रू द सिल्क रूट एंड द ट्रेड इंक्रीजिंग इन द यूरोपियन कंट्रीज. Italian city played a vital role. These the cities kept the identity as the independent city-states, and Florence and the Venice was among of the republics. So many cities came to the existence because their administrations was in the hands of rich merchants and the bankers, free from the control of the clergy or the feudal lords, and his help to the idea of the citizenship. So that is the main reasons that in Italian cities or the Italy is the important role to this Renaissance. Now
we have discussed next point, role of universities in the spreading humanism. ठीक है, ह्यूमनिज्म का मीनिंग होता है बेटा मानवतावाद. ठीक है, तो कैसे ये क्वालिटी ह्यूमनिज्म वाला जो क्वालिटी है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में कैसे डेवलप हुआ, कैसे वहाँ पे बेसिक एजुकेशंस के अंदर उसको पार्ट बनाया गया, वी हैव विल डिस्कस. सो इन द यूरोप earlier universities were established in the Italian towns. The universities Padua and Bologna, देखिए there is the two universities Padua and the Bologna had been the center of the legal studies. ठीक है, ये बेटा legal studies, यहाँ पे सिर्फ लॉ उनको पढ़ाया जाता था, कानूनी शिक्षा उनको दी जाती थी. The studies from the 11th century, and there was the growing the demands from the lawyers and the notaries to write and interpret the rules and the written contracts is increasing the trade and the commerce dependent over them. So there was the chance to the emphasize and the law become the popular subject of the study. Because they Rome Italy is the major center of the trading activity. So that is the reasons वहाँ पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट होती थी. जब ट्रेड एक्टिविटी हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे नोटरीज हो रहे हैं, तो वी हैव नीड टू द लॉयर्स. और इसीलिए बेटा वहाँ पे लॉ एजुकेशन का या लीगल स्टडीज़ का एक क्रेज़ बन गया था, और सारे लोग जितने भी थे वो सब लॉ की एजुकेशंस को गेन कर रहे थे. बिकॉज दे हैव अर्न प्रॉफिट, उससे उनको जॉब इजीली मिल जाता था. सो देयर वाज द चेंज टू एम्फेसाइज एंड द लॉ बिकम द पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. यही रीज़न था. फ्रांको पेट्रार्क रिप्रेजेंट दिस चेंज इन द स्ट्रेस टू द सिग्निफिकेशन ऑफ द डीप रीडिंग ऑफ द एशियंट ऑथर्स. The education programmed of the death period was the means of the study more with the religious teaching alone could not give. अब देखिए फ्रांसिस ऑफ पेट्रार्क थे. पेट्रार्क इज द फेवर ऑफ एंड इज द बेस्ट सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमनिज्म. तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोगों को एजुकेशन दिया जा रहा है बेटा वो सिर्फ उनको हैज़ ए प्रोफेशनल वे में दिया जा रहा है, नॉट टू बिहेवियर, है ना. आप उनको बिहेवियर में कुछ भी नहीं गेन करा रहे हैं. सो द टर्म ह्यूमनिस्ट began to apply it in the early 15th century for the masters who could teach grammar, rhetoric, poetry, history and the philosophy. So these the subject had no connection with the religious. अब ये ऐसे सब्जेक्ट है बेटा जिनका धर्म से या रिलीजियस से कोई भी कनेक्शन नहीं है. यहाँ पे अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यू गेन द नॉलेज एंड आल्सो यू डेवलप सम इंडिविजुअल सम ह्यूमन क्वालिटी इन itself. So they were developed through the discussion and the debates of the individuals. These ideas influenced others universities, also especially the newly established universities in the Florence, the hometown of the Petrarch by the 15th century. अब देखिए पेट्रार्क कहाँ से थे, फ्लोरेंस के थे. और जहाँ पे नई यूनिवर्सिटीज़ डेवलप हो रही थे तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो उस मेन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो अगर हम उनको लेकर स्टार्ट करेंगे देयर विल बी द सम बेनिफिट फॉर अस. The hometown of the Petrarch. By the 15th century, Florence became the famous as the trade and the education center. That is the underline बेटा. 15th century में फ्लोरेंस एक important city बन गया. And the city was known not only for its the wealth but also its citizens. अब देखो ये सिटी अपने धन के लिए, अपनी वेल्थ के लिए नहीं जाना जाता था बट अपने सिटीजन्स के लिए, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स के अंदर कुछ ही ह्यूमन क्वालिटीज़ डेवलपमेंट हो गई थी. The Florence had to become the popular because the Dante Alighieri, the layman who is the religious themes, and Giotto in artists who painted the lifelike portraits. From then, it's developed as the most exciting intellectual cities in the Italy and the center of artistic creativity also. So like this. There are some major cities like Florence and Venice and other Italian cities has emerged the most important cities in Italy. So thank you.